सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। अपने समय को बहुत सही जगह लगा रहे होंगे क्योंकि आप सभी विनर्स इस बात को ठीक से जानते हैं कि समय का सही उपयोग न किया जाना आप लोगों को कहीं न कहीं समस्या में डाल सकता है। आज का ये सेशन एक और डाउट सेशन, ये है 31वां डाउट सेशन, 31st डाउट सेशन। इससे पहले 30 डाउट सेशंस हम कर चुके हैं, आप लोगों ने देखे हैं। और इन डाउट सेशंस में हम किन्हीं भी टॉपिक को लेते हैं, उनके पीवाईक्यूज लेते हैं, उनके एमसीक्यूज लेते हैं, फिर उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। उनसे संबंधित जो भी और क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन पे बहुत विस्तृत चर्चा करते हैं। आज के सेशन में हम लोग के एक शानदार टॉपिक मॉडल्स पे चर्चा करेंगे और डिटरमिनर्स पे शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस के ऑनलाइन कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज, वीडियो सॉल्यूशन वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो प्ले स्टोर से विनर्स वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप पे जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वहां आप संपर्क कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का ये सेशन। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है और फिर उसका आंसर करना है। जो भी बात कम समझ में आए वो फिर से समझने करेंगे। आपके यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम उनको भी लेते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? देखो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े हैं तो इस बात को ठीक से देख लें कि आपसे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या फिर ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आजकल जितने भी पेपर्स हो रहे हैं उनमें क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं और फिर लास्ट में बी एंड डी, ओनली बी, बी सी एंड डी, ओनली डी, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी में आपको सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं उनको ठीक ढंग से पढ़ना होता है। आप देख लो, इनमें चार ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे होंगे आपको, और इन चारों में से कौन सा सही है या फिर कौन से सही है। पहला देखिएगा, a few people who came there were not interested at the program। हमने कोशिश ये की है कि एक ही क्वेश्चन में दो तीन चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएं। एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन कुछ न कुछ आपको एग्जाम ओरिएंटेड, कुछ न कुछ एग्जाम के लायक आपको समझ में आए। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें सही है यानी ऑप्शन, या इसमें कुछ दिक्कत है। देखो, एक तो ये देखिएगा आप लोग के एफ यू, एक तो ये है, आपको ये चेक करना है एफ यू का प्रयोग यहां ठीक है या नहीं है। दूसरा, वर, ये वर ठीक है या नहीं है। जब आप वर्क को चेक करेंगे तब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे। जब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक से पता है तो आप इसको आसानी से देख लेंगे। उसके बाद में एट, ये देखिएगा, ये प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है कि एट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, ये आर्टिकल द है कि प्रोग्राम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप इसी ढंग से प्रैक्टिस करें। जब आप इस ढंग से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा। एग्जाम में आपको इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं पूछेंगे, लेकिन यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तब फिर वो इतनी सारी चीजें आपसे पूछेंगे। देखिएगा,
ए फ्यू पीपल हु केम देयर, कुछ लोग जो वहां आए। ये हु है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले पीपल है और उससे पहले डिटरमिनर ए फ्यू है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहां हमें फ्यू का प्रयोग करना है या फिर ए फ्यू का प्रयोग करना है या फिर द फ्यू का प्रयोग करना है। यहां जिस कॉन्सेप्ट को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का अंतर आप लोगों को पता है या नहीं पता है। यहां क्या आना चाहिए, देखिए सामान्य नियम यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है वो डेफिनिट होता है, और डेफिनिट के साथ ए का प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। यानी यहां क्या होना चाहिए, द फ्यू पीपल होना चाहिए, ए फ्यू पीपल नहीं होना चाहिए। एक सेंटेंस देखिएगा, डैश 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 बुक्स ही गैव मी। आराम से धीरे धीरे समझिएगा कॉन्सेप्ट। देखो इंग्लिश का एक ही तरीका है, एक बार यदि आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ आ गई तो फिर आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे आपको मजा आएगा। और यदि आपने पहले क्वेश्चंस पे जोर दिया और उनके उत्तर मिलाने की कोशिश की, हाँ बी सी डी, हाँ ये भी सही है, ये गलत है, ये है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। पहले पूरा टाइम अपना पूरा कंसंट्रेशन कॉन्सेप्ट समझने पे लगाइएगा और फिर उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कीजिएगा किस पे, क्वेश्चंस पे। बुक ही गैव मी आर ऑन ग्रामर, आर ऑन। ठीक, ऑप्शंस आपके पास हैं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। देखिएगा डिटरमिनर्स से एग्जाम में फ्यू और लिटिल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोगों को यहां से समझ लेना चाहिए। ही गैव मी, क्या बुक्स लिखेंगे, बुक्स ही गैव मी, किताबें जो उसने मुझे दी। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता था, बुक्स विच ही गैव मी, विच लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, और विच नहीं लिखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहां विच है जरूर। बुक्स विच ही गैव मी आर ऑन ग्रामर, किताबें जो उसने मुझे दी वो ग्रामर पे। कितनी किताबें दी, आपके पास लिखा हुआ है फ्यू, यानी थोड़ी किताबें दी, लेकिन जितनी भी दी वो सारी की सारी किस पे थी, ग्रामर पे थी। आप यहां फ्यू नहीं लिखेंगे, एफ यू नहीं लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, द फ्यू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे द फ्यू, उसका कारण समझिएगा आप लोग। क्योंकि उसके बाद एक के एडजेक्टिव क्लॉज आई है, बुक्स ही गैव मी, ये एडजेक्टिव क्लॉज। किताबें कौन सी किताबें, जो उसने मुझे दी थी। और इस तरीके से ये जो नाउन है ये डेफिनिट हो जाता है, और इसलिए इसके साथ क्या आना चाहिए, द फ्यू का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा सेंटेंस भी हो सकता था, ही गैव मी डैश 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 बुक्स ऑन ग्रामर, बुक्स ऑन ग्रामर, ऐसे भी हो सकता था ये सेंटेंस। ऑप्शन आपके पास फिर वही है, फ्यू, एफ यू, द फ्यू, सेम ऑप्शंस आपके पास। अब बताओ इसमें क्या लिखेंगे, ही गैव मी बुक्स ऑन ग्रामर, उसने मुझे कुछ किताबें दी किस पे, ग्रामर पे। अब यहां ये जो है बुक्स जो है ये डेफिनेट नहीं है, इसके साथ किसी भी प्रकार की एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग नहीं किया हुआ है, किसी भी प्रकार की रिलेटिव क्लोज का प्रयोग नहीं किया हुआ है। ठीक है, विच ही गैव मी, इसको आप रिलेटिव क्लोज कह सकते हैं या फिर एडजेक्टिव क्लोज भी कह सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं है, इसलिए हम यहां क्या लिख देंगे, एफ यू। ये बात समझ में तो आ रही होगी आपको। आपने जब फ्यू, एफ यू और द फ्यू को पढ़ा होगा तब आपने इन चीजों के बारे में ठीक से पढ़ा होगा, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो जाए। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, एफ यू आएगा, लेकिन यहां क्या आएगा, डेफ यू आएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये आपका क्वेश्चन है। ये देखिएगा, द फ्यू पीपल, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहां इस सेंटेंस को सही करते हैं। देखो अपन क्या लिखेंगे, द फ्यू पीपल लिखेंगे, पहला करेक्शन हो गया इसमें।
क्या लिखेंगे? द फ्यू पीपल लिखेंगे इसमें। हु केम, केम ठीक है, जो आए, देयर वहां आए, वर, वर सही है कि नहीं है ये देखिएगा। ये वर जो वर्ब है इसके लिए सब्जेक्ट कहां है? ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते थे, द फ्यू पीपल हु केम देयर, और यहां खालिस्तान छोड़ दिया जाता और आपसे पूछते वॉज और वर लिखिएगा। ऐसी स्थिति में एक क्वेश्चन कौन से टॉपिक का बन जाता? ऐसी स्थिति में एक क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बन जाता। तो आप और हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ लेते हैं। देखिएगा, इस वर्ग के लिए जो सब्जेक्ट है वो कौन है? पीपल है। द फ्यू पीपल हु केम देयर, इस वर्ब के लिए भी कौन है? पीपल है। और वर्ग के लिए भी कौन सब्जेक्ट है? पीपल है, जो वहां आए वे। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड। अब आगे बात किसकी? यहां एट की। इंटरेस्ट वर्ब के साथ इन प्रेपोजिशन आता है। क्या आता है? दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन आता। क्या नहीं आता? एट नहीं आता। इंटरेस्ट के साथ में एट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? इन का प्रयोग करना चाहिए। आई एम इंटरेस्टेड इन दीज इश्यूज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज इश्यूज, एक ही बात है। आई एम इंटरेस्टेड इन बुक्स ऑन फिलोसफी, इन बुक्स ऑन फिलोसफी, बुक्स ऑन। समझ में आई बात बेटा? इंटरेस्ट के बाद क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। आसान सी बात है, समझ में होनी चाहिए। जब आपने प्रेपोजिशन पढ़ा तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट के साथ क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए। फिक्स्ड प्रेपोजिशन में आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। आगे देखते हैं, क्या हम इसको आगे देखो लिखा हुआ है द प्रोग्राम। क्या ये द ठीक है? क्योंकि दूसरे वाले सेंटेंस में ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चलो इतना तो ये समझ में आ गया कि साहब ये तो सही नहीं है। ना तो समझ में आ गया कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको सही करके अपन देख लेंगे। बस इतना ही बचा है कि द आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो अगले वाले ऑप्शन में देख लेंगे। दूसरे वाले में देखिएगा, दूसरे वाले ऑप्शन को ठीक से पढ़ो। अब आप दूसरे वाले ऑप्शन को पढ़ो और उसको भी ऐसे ही सॉल्व करें। देखो, जब आप शुरू में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समय लग सकता है। समय लगाना भी चाहिए। क्या करोगे समय का? भाई समय आपको सही जगह लगाना भी चाहिए। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये है। जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वे एक एक दाव की हजार हजार बार प्रैक्टिस, इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं। आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप एग्जाम हॉल में एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह चीजों को समझ सकें। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए फट से उठा के पटकते हैं कि ये लो, हमने तो इसका काम कर दिया है। क्योंकि हम विनर्स हैं। अपने आप को अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि वी आर द विनर्स, हम विजेता हैं। क्योंकि हमने ट्रेनिंग ही कैसे ली है? एक विजेता की तरह ट्रेनिंग ली है। हमने केवल टिक मार्क नहीं किए क्वेश्चंस का, केवल ऑप्शंस नहीं देखे हैं, हमने ऑप्शंस की एक एक को पढ़ा है, उसके अंदर जाके पढ़ा है, पूरा का पूरा डिसेक्शन किया है, पोस्टमार्टम किया है। हमने एक एक वर्ड को समझ के आए हैं। क्वेश्चन तो चीज ही क्या है, हम तो क्वेश्चन में जो एक एक शब्द आता है उस शब्द को समझ के आए हैं, इसीलिए हम विनर हैं। दूसरा देखिएगा, ए दूसरा देखिएगा द फ्यू पीपल। अब इसको हम समझ चुके हैं कि द ठीक है, द फ्यू पीपल, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हु ठीक है, केम ठीक है, देयर ठीक है, लेकिन वॉज सही नहीं है। वॉज की जगह क्या होना चाहिए था? वर होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? इस वजह से होना चाहिए था, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब होती है, और नाउन कौन है? पीपल है, इसलिए मामला प्लूरल होना चाहिए, जो कि यहां नहीं है। नॉट इंटरेस्टेड इन ए प्रोग्राम, यहां ए लिखा हुआ है, इन ए प्रोग्राम। अब देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है द और इसमें लिखा हुआ है ए। बाकी चीजों छोड़ो आप पे, है तो ये भी गलत क्योंकि वॉच है इसमें, लेकिन ए और द में से कौन सा सही है ये बताओ? इन ए प्रोग्राम, few people who came there was not interested in a program। in a program का मतलब होता है in any program।
ए इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी, और एनी का मतलब है किसी भी प्रोग्राम की बात है, ऐसा तो नहीं है। कौन से प्रोग्राम की बात है? जिस प्रोग्राम में वहां लॉग आए थे उस प्रोग्राम की बात है, नहीं कि किसी भी प्रोग्राम की बात है। ऐसा नहीं है ना। आपने जो बता रहे हैं, आप, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आर्टिकल द का प्रयोग वहां किया जाना चाहिए जहां लिसनर, सुनने वाला, स्पीकर, बोलने वाला, दोनों को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड हो। जैसे मैं बात कर रहा हूं इस पेन की, और यहां मेरा एक साथी बैठा हुआ है, वो भी जानता है कि मैं कौन से पेन की बात कर रहा हूं, इस पेन की बात करता हूं। वो कहेगा प्लीज गिव मी ए पेन। एक बात तो ये है, प्लीज गिव मी ए पेन, मुझे एक पेन दो, इसका मतलब कोई भी पेन मैं उसको उठा के दे सकता हूं। लेकिन जब वो ये कहे कि प्लीज गिव मी द पेन, मुझे पेन दीजिएगा, इसका मतलब वो किस पेन की बात कर रहा है? इस पेन की बात कर रहा है जिससे मैं लिख रहा हूं। समझ में आ गई बात में? पिछली बार भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, प्लीज स्विच ऑफ द पेन। यहां मेरे पास एक लड़का बैठा है, मैं उसको भी कह रहा हूं कि बेटा पेन को स्विच ऑफ कर दो। तो क्या कहूंगा मैं उसको? प्लीज स्विच ऑफ ए फैन, या फिर प्लीज स्विच ऑफ द फैन। क्या कहूंगा बताओ? क्या कहना चाहिए? दे कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? दे कहना चाहिए। तो ए प्रोग्राम नहीं आएगा यहां, क्या आएगा? दे प्रोग्राम आएगा यहां, दे प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या आना चाहिए भैया? दे आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए। एक ही क्वेश्चन में हमने कई चीजें समझने की कोशिश। आज का ये सेशन बहुत शानदार होने वाला है। जब हम मॉडल्स के क्वेश्चन में आएंगे तब आप देखेंगे कि मॉडल्स के कितने शानदार शानदार कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। तो इसमें क्या आना चाहिए? दे आना चाहिए। चलो, ये भी सही नहीं है। तीसरा देखिएगा, फ्यू पीपल हु, फ्यू तो सही नहीं है, क्योंकि हम यहां देख चुके हैं कि यहां क्या आना चाहिए? द फ्यू आना चाहिए। पीपल हु केम देयर वर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, बाकी तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? फ्यू नहीं है। क्या होना चाहिए था? द फ्यू होना चाहिए था। अब देखते हैं इसमें, द फ्यू पीपल हु केम देयर वर नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड होता है ये, क्या बोलना चाहिए इसको? टेड नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? इंटरेस्टेड बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए इंटरेस्टेड? फेनेटिक्स में टे के बाद, टे साउंड के बाद यदि एडी है तो वो इड बोला जाता है। ठीक है, इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, तो ये ठीक है डी वाला। यानी केवल और केवल एक ऑप्शन ठीक है, कौन सा? केवल डी वाला। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ओनली डी, ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तब आप लिखते ए बी सी, सही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात में? ये अपना एक पॉइंट को हमने समझा, एक क्वेश्चन को समझा, उसमें जो भी चीजें थी हमने ठीक ठीक तरीके से क्लियर कर ली। आपके कोई डाउट हो तो आप पे लिख दीजिएगा, उसको भी हम देख लेंगे। आपको इस क्वेश्चन के बाद, आज जब ये क्लास हो चुकी होगी, आप इस क्लास को देख चुके होंगे, उसके बाद आपका एक होमवर्क मैं देता हूं। वो क्या है? आज आप अपने नोट्स से एक बार फिर से डिटरमिनर्स के टॉपिक में फ्यू और लिटल को, इसको कम से कम फ्यू और लिटल को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। फ्यू और लिटल को ठीक ढंग से रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, अभी जो समझाया इसी से, अभी जो मैंने आपको समझाया है इससे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप सारे के सारे उसका आंसर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा क्या है? डैश 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 एनर्जी, ENERGY, एनर्जी, ऊर्जा, ही हैड vested in trivial things, in quite trivial things. ठीक, आपके पास ऑप्शंस हैं। एनर्जी ही हैड वेस्टेड इन क्वाइट ट्रिवियल थिंग्स, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ चीजों पे। एनर्जी, ऊर्जा जो उसके पास थी। ट्रिवियल का मतलब होता है जिसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता हो। मीन, MEN, मीन, तुच्छ। अनइम्पोर्टेंट, जो इंपोर्टेंट नहीं हो। आपके पास ऑप्शन है ए फ्यू, दे फ्यू, दे फ्यू, ए लिटल और दे लिटल।
ये क्वेश्चन, इतनी देर जो चीजें मैंने समझाई उसका आपका क्वेश्चन, ठीक है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये अभी जो समझाया उसका होमवर्क। देखिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बच्चों को और अच्छे ढंग से चीजों को समझाया जाए और उनको चीजें ज्यादा समझ में आ जाए। तो अब हम करेंगे ये कि एक क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझेंगे और उसके बाद उसका एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा कि भाई आपको कितना समझ आया या नहीं आया। आप सबके सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। इनमें से कौन से सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। आई मेड ए गुड मैनी फ्रेंड्स देयर। पहला है आई मेड, मैंने वहां बनाए, ए गुड मैनी फ्रेंड्स, ये फ्रेज बिल्कुल सही है। ए ग्रेट मैनी फ्रेंड्स और ए गुड मैनी फ्रेंड्स दोनों फ्रेज बिल्कुल सही होती हैं। ए ग्रेट मैनी, ए ग्रेट मैनी यानी बहुत सारे, और ए गुड मैनी, ए गुड मैनी, ये दोनों सही हैं। और इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। कैसा नाउन होता है बेटा? प्लूरल होता है। और इसमें देखिएगा क्या है, आई मेड, मैंने बनाए, ए गुड मैनी, उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स है, तो ये ठीक है, गुड मैनी ये ठीक फ्रेज है। और उसके बाद में नाउन जो है ये भी सही है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, तो ये ठीक है। आई हैव ए गुड मैनी बुक्स ऑन ग्रामर। आई हैव ए गुड मैनी बुक्स ऑन ग्रामर। I have a good many questions to ask him. I have a great many questions. ये भी सही है। I have a great many questions to ask him. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे उनसे पूछने हैं। क्या समझा रहा हूं मैं अभी? अभी आपको ये समझा रहा हूं कि मैनी का प्रयोग, देखिएगा आजकल क्या हो रहा है, ये सब जानते हैं कि मैनी का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है, किस सेंस में किया जाना चाहिए। तो एग्जामिनर थोड़े से ज्यादा सतर्क हो गए हैं और वह ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी इस प्रकार के लिख देते हैं कि बच्चे को इसकी जानकारी भी है या नहीं है। ये आपको जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझ जाएंगे कि बिल्कुल ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या है भाई? पूछा है कौन सा सही है, तो पहला बिल्कुल क्या है? सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आई मेड ओनली ए फ्यू फ्रेंड्स देयर। मैंने वहां फ्रेंड्स बनाए। कितने? ओनली ए फ्यू फ्रेंड्स। अब देखिएगा इसमें ओनली के बाद जो आता है वो ज्यादा बेटर ये रहता है ए फ्यू का प्रयोग किया जाए। किसका नहीं किया जाए? फ्यू का नहीं किया जाए। आई मेड ओनली ए फ्यू फ्रेंड्स देयर, मैंने वहां केवल थोड़े से मित्र बनाए। तो ओनली जब आपको मिल जाए और उसके बाद फिर आपसे ये पूछें, ये सेंटेंस देखो, आप इसको समझो बेटा, एक बार ध्यान से समझिएगा चीजों को और फिर अपन इस पे वापस आएंगे। एक बार एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं। तो एक और लेते हैं। क्या था? आई मेट ओनली ए फ्यू फ्रेंड्स देयर। आई मेड ओनली डैश 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 फ्रेंड्स देयर, फ्रेंड्स देयर। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया फ्यू, ए फ्यू और सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इसको लिखा है यहां कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे। जब आप ओनली को देख लें तो आप लिख देना कि हमें क्या लिखना है, एफ यू। क्या लिखना है? ओनली एफ यू लिखना। आ गई बात? ये क्लियर है? आई मेड ओनली ए फ्यू फ्रेंड्स देयर। आई हैव ओनली ए फ्यू रुपीज। आई हैव ओनली ए, मेरे पास केवल थोड़े से रुपीज है। ओनली ये बताता है कि कुछ न कुछ आपके पास है, केवल इतने ही है। तो इसका मतलब ये इंडिकेशन है आपके पास
कि इसमें कुछ मात्रा जरूर है, कुछ संख्या जरूर है, कुछ नंबर जरूर है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे यहां, एफ यू का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई होगी बात। जानबूझ के पूछ लेते हैं कि ओनली दे दिया और उसके बाद आपसे पूछेंगे फ्यू लिखें या ए फ्यू लिखें, तो आप पे फ्यू की बजाय क्या लिखें, ए फ्यू लिखें। क्लियर? कई जगह आप लोगों को फ्यू लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आप वैसा नहीं करें। डेफ्यू का यहां कोई ऑप्शन नहीं बनता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखो भाई, वो सही है कि गलत है। सी ऑप्शन को देखिएगा, सही है कि गलत है, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। आई मेड वेरी ए फ्यू फ्रेंड्स देयर। तीसरा ऑप्शन जो है वो है आई मेड वेरी ए फ्यू फ्रेंड्स देयर। ये सेंटेंस सही है या नहीं है, बताओ भाई क्या है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आप लोगों को अपनी मंजिल के नजदीक ले जाता है। जब आप चीजों को अलग अलग अप्रोच से सोचते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं चीजों, तब आपके दिमाग का थोड़ा सा खुलता है दिमाग, आपकी क्रिटिकल अप्रोच होती, आप चीजों को समझने के सही ढंग की तरफ बढ़ते हैं। क्या है देखिएगा, आई मेड, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाता, आई मेड और इस ए फ्यू के स्थान पे फ्यू ऑप्शन भी होता और द फ्यू ऑप्शन भी होता, द फ्यू ऑप्शन भी। अब क्या लिखेंगे भाई, देखो मुझे पता है कि आप लोगों ने डिटरमिनर्स पढ़े हैं और आपकी नजर में कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने 2 बार रिवीजन कर लिया, मैंने ठीक ढंग से पढ़ लिया, लेकिन सर मैंने ऐसे तो सोचा ही नहीं था। अरे भाई आपने ऐसे नहीं सोचा, मेरे पास पिछले 20 साल का अनुभव है, मैं सोच रहा हूं ना आप लोगों के लिए, और आप लोगों से सुचवा भी रहा हूं, आप लोगों को प्रेरित कर रहा हूं कि आप लोग ऐसे सोचें और अपनी प्रैक्टिस करें, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आई मेड ए वेरी फ्यू फ्रेंड्स देयर, वेरी फ्यू is equal to a, very few is equal to only a few, very few is equal to only a few। ये दोनों सेम है। जब आपने वेरी फ्यू लिख दिया तो उसका मतलब भी होता है थोड़े से, केवल थोड़े से, और केवल थोड़े से को आप लोग क्या कह सकते हैं, ओनली ए फ्यू भी लिख सकते हैं। इसलिए वेरी के बाद में क्या लिखने की जरूरत नहीं है, वेरी के बाद में एफ यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेरी में पहले से ही क्या शामिल है, एफ यू शामिल है, ए शामिल है, मतलब फ्यू तो आप लिखेंगे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही नहीं है। आई मेड वेरी फ्यू फ्रेंड्स देयर, इसका मतलब भी होता है कि मैंने वहां बहुत कम दोस्त बना। तो आपको यदि वेरी दे दे, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इससे पहले ओनली दे दे, तब तो आप क्या लिखना, बोलो भी क्या लिखना, एफ यू लिखना। और यदि वेरी दे दे तब आपको क्या लिखना है, केवल फ्यू लिखना है। क्या नहीं लिखना है, एफ यू नहीं लिखना है। इसलिए तीसरे वाला जो सेंटेंस है ये सही नहीं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट देखिए, आई मेड हार्डली एनी फ्रेंड्स देयर, आई मेड हार्डली एनी फ्रेंड्स देयर, मैंने वहां मुश्किल से दोस्त बनाए, हार्डली एनी फ्रेंड्स देयर। तो हार्डली के बाद किसका प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। आई मेड हार्डली एनी फ्रेंड देयर, मैंने वहां मुश्किल से ही कोई दोस्त बनाया, हार्डली एनी फ्रेंड, हार्डली एनी फ्रेंड, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं है। स्केर्सली, हार्डली कह दो, स्केर्सली कह दो, उसके बाद किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, एनी का प्रयोग किया जाना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप पुराने पेपर्स जरूर देखते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि वीनस वर्ल्ड ने आप लोगों के लिए शानदार शानदार किताबें लिखी हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के, पीवाईक्यूज की, सोल्ड पेपर्स की, इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश लिटरेचर की, मेथड्स की, और वो भी इतनी शानदार पुस्तकें हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। यदि कोई बच्चा उनको ठीक ढंग से तैयार कर ले तो कोई दिक्कत उसके नहीं आने वाली है। तो ये क्लियर हो गया अभी, ठीक है। आई मेड मेनी ए फ्रेंड्स देयर, ये सही है। इस सेंटेंस को देखिएगा, ये सही है क्या, आई मेड मेनी ए फ्रेंड्स देयर, इसमें क्या दिक्कत है, क्या समझाने चाह रहे हैं हम लोग, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि मैनी के साथ साथ आजकल
क्या क्या और पूछा जाता है? मैनी के बाद समझिएगा भाई, मैनी के बाद प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती है, यानी मैनी बुक्स लिखा जाना चाहिए। क्या लिखा जाना चाहिए? मैनी बुक्स लिखा जाना चाहिए। मैनी ग्रेट, ग्रेट मैनी लिखे, वो ऊपर समझा दिया मैंने, लेकिन मैनी ए के बाद, मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर आना चाहिए। कैसा नाउन आना चाहिए? सिंगुलर नाउन आना चाहिए, एक वचन नाउन आना चाहिए, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी कैसी? सिंगुलर। यानी मैनी ए फ्रेंड्स, मैनी ए स्टूडेंट लिख देते हैं, मैनी ए स्टूडेंट लिखेंगे आप लोग, क्या नहीं लिखेंगे? स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्टूडेंट लिखेंगे। और यहां जो वर्ब लिखेंगे वो भी सिंगुलर लिखेंगे। मैनी स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड, इज वर्किंग वेरी हार्ड, इज वर्किंग वेरी हार्ड। समझ में आ गई होगी बात भी आप? तो यहां क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड्स लिखा हुआ है। देखो इस प्रकार के जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी एक तो देखने की जो आदत है वो पेनी हो जाएगी कि कहीं से कोई गड़बड़ हो सकती है। देखो इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो थोड़ी दिन के बाद जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको दिखने लग जाएंगी चीजें। अरे मैंने एक के बाद में देखो ये क्या लिखा हुआ है। जब पहली पहली बार देखोगे तो आपको अरे यार पता ही नहीं चला सिंगुलर है या प्लूरल है, कि अभी आपकी नजर सही जगह जाने नहीं लगी है। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप फटाफट इनको पहचानेंगे कि यार ये सही नहीं, तो ये सही नहीं है ई वाला, और कौन सा सही नहीं है? सी वाला सही नहीं है। ई और सी सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। पूछा क्या करेक्ट है? तो ए बी और डी ठीक है। ये देखिएगा ए बी और डी ठीक, ये क्वेश्चन भी सही हो गया भाई। ये किस किस का ये क्वेश्चन आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एक क्वेश्चन इसका देखिएगा, एक क्वेश्चन इसका कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सेंटेंस है। मैनी फ्लोर इज आर हैज है, मैनी ए फ्लावर डैश डैश डैश, मैनी ए फ्लावर इज आर हैज है born to die unseen, born to die unseen। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप, ठीक है? आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सब के सब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैनी ए फ्लावर इज आर हैड्स हैव बॉर्न टू डाई अनसीन, ठीक है? ये क्वेश्चन आप पे इसका आंसर करेंगे। और अब चलते हैं तीसरे पे। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कौन से टॉपिक का है? ये मॉडल का है। आई थिंक यू टू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। मुझे लगता है कि आपको, आई थिंक मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं कि यू टू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली, आपको डॉक्टर तुरंत देखना चाहिए। यू यूज टू, देखो टू है तो टू के बाद यदि किसी भी मॉडल के बाद टू आता है तो या तो वो कौन सा है? यूज टू है, ऐसे लिख सकते हैं। ऑट टू है, ऑट टू है, या फिर क्या है? नीड टू है। हालांकि नीड टू जब नीड टू लिखा जाता है तो वो मेन वर्ब के रूप में काम आता है, मॉडल के लिए नहीं। यूज टू का प्रयोग कहां किया जाता है? यूज टू बताता है आपको पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट बताता है यूज टू। जैसे आई यूज टू वर्क हियर, मैं यहां काम किया करता था। आई यूज टू वर्क हियर। तो आई थिंक यू यूज टू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। टू सी का मतलब मिलने से है। यहाँ तो यूज टू तो नहीं आएगा, मस्ट के बाद में टू नहीं आएगा। कभी आपने देखा है कि यू मस्ट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कभी देखा है क्या आपने ऐसा? कभी देखा? बताओ ऐसा। कभी नहीं देखा हमने, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद में क्या आनी चाहिए?
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए, यानी बेयर इन्फिनेटिव आनी चाहिए, टू इन्फिनेटिव नहीं आनी चाहिए, मस्ट के बाद टू नहीं आना चाहिए, सीधी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए। और ऐसा ही किसके साथ होना चाहिए, शुड के साथ होना चाहिए। तो बताओ भी क्या आएगा इसमें, में आएगा यू नीड टू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली। ठीक है, अब एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, देखिएगा एक सेंटेंस इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। आई थिंक सी, आई थिंक, आई थिंक सी टू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली। इमीडिएटली, ठीक, ऑप्शन सेम है आपके पास, यही ऑप्शन है, यही, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन और जुड़ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूं, वो समझो आप क्या कहना चाह रहा हूं। आपके पास एक तो है नीड टू, और एक आपके पास है नीड्स टू। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और लिखेगा आप लोग, एक क्वेश्चन और लिखेगा, ठीक। तो कॉन्सेप्ट तो तभी क्लियर होंगे जब आपको अंतर समझ में आएगा, और अंतर कैसे समझ में आएगा, जब आप अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेंगे। क्यू, क्यू की जगह दूसरा लिखते हैं, सी वॉक, और आपके पास एक ऑप्शन आपके पास नीड नॉट, और एक आपके पास है नीड्स नॉट। ये ऑप्शंस आपके पास, और एक ऑप्शन ये है, ये मैं आपको यही समझा देता हूं क्योंकि इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इच्छा तो ये हो रही थी कि ये भी आप लोगों को क्या दूं, होमवर्क के रूप में दूं, लेकिन फिर आप कहेंगे सर जी ज्यादा क्वेश्चन हो गए होमवर्क के रूप में, तो इसको मैं समझा दूंगा। एक बार आप कोशिश करो सोल्व करने की, फिर मैं यही समझा देता हूं इसको। आई थिंक सी टू सी ए डॉक्टर, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। ये कॉन्सेप्ट ये है कि नीड जो वर्ब है, नीड, ये मॉडल वर्ब भी है और ये रेगुलर वर्ब भी है, ठीक है। मैन वर्ब जिसको आप लोग कह रहे हैं वो भी है। जब नीड नॉट का प्रयोग किया जाए, नीड नॉट का प्रयोग किया जाए, तब वो मॉडल के रूप में किया जाता है। जब मैंने आपको मॉडल पढ़ाए थे तब इस बात पे बहुत फोकस देके बताया था, नीड नॉट इज यूज्ड एज अ मॉडल। और नीड नॉट अगर मॉडल यूज है तो फिर सब्जेक्ट कोई भी हो, क्या रहेगा, वो नीड नॉट ही रहेगा। एक बार फिर से समझ लो, नीड नॉट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, मॉडल के रूप में, ठीक है। जब मॉडल के रूप में किया जाता है तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद आने वाली वर्ब जो है वो बेयर इंफिनिटिव होती है, टू नहीं आएगा, यहां सिर्फ वॉक आएगा, क्या नहीं आएगा, टू वॉक नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा बेटा, टू वॉक नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात, जब नीड नॉट मॉडल के रूप में है तो फिर उसका सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंगुलर है तब भी नीड नॉट आएगा, प्लूरल है तब भी नीड नॉट आएगा। समझ में आ गया। तो यहां आपके पास क्या है, सी है, तो अब भी क्या आएगा, नीड नॉट आएगा, क्या नहीं आएगा, तब भी आपके पास नीड्स नॉट नहीं आएगा। कई बच्चे गलती क्या करेंगे कि सब सी है, सिंगुलर है, सी क्या है, और इनके साथ क्या आना चाहिए, एस लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि नीड नॉट यहां मॉडल है और ये उसके बाद मेन वर्ब है, क्योंकि मॉडल के बाद मेन वर्ब आती है, टू नहीं आता है। हम समझ गए कि क्या है, नीड नॉट। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात। यदि मेन वर्ब होती तो इसके साथ सहायक क्रिया भी आती तब नोट लगता, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें देखिएगा, यहां आपके पास आई थिंक सी, और यहां आपके पास नीड नोट नहीं है, नीड है, और उसके बाद टू भी है। जब नीड के बाद टू हो तो आप बताइएगा कि भाई वो मेन वर्ब है कि मॉडल है, बताओ। जब नीड के बाद टू लगा हुआ है तो मेन वर्ब है या मॉडल है, इतना तो सबको सोचना चाहिए। ये मेन वर्ब है, क्या है, ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है इसका मतलब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी,
सब्जेक्ट यहां सी सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा, नीड्स टू आएगा, नीड्स टू। मैं ये बहुत पूरे मन के साथ रिकमेंड करता हूं आप लोगों को कि मैंने जितने भी डाउट सेशंस करवाए हैं, सारे के सारे डाउट सेशंस आप लोगों को कम से कम 2 बार देखने, चाहे आपने कोर्स बाई कर रखा है तब भी देखने चाहिए, और यदि आपने अन्य किसी संस्था से आप पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको डाउट सेशन सारे के सारे देखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम उनका रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने की कोशिश। ऐसा नहीं है कि केवल मैं यूट्यूब पर प्रचार प्रसार के लिए आता हूं, मैं इसलिए आता हूं कि बच्चों को कुछ समझाया जा सके, कुछ पढ़ाया जा सके, और जब आप समझोगे पढ़ोगे तो अपने आप प्रचार हो जाएगा, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारे के सारे डाउट सेशंस आप देखें। अब ये देखो, जिस बच्चे को ये चीज आती थी उसका रिवीजन हो गया, और जिसको नहीं आती थी उसको ये चीज समझ आ गई, एग्जाम में कैसे भी पूछ लेते। तो मेरा जो कहने का मतलब था कि देखो यहां नीड टू आया है, क्योंकि यहां सब्जेक्ट क्या है, यू है। हमने इस यू को चेंज किया सिर्फ किसमें, सी में। इस सेंटेंस में, इसमें और इस सेंटेंस में केवल सी का डिफरेंस है, और सी का डिफरेंस होते हुए क्या आ गया, नीड्स टू आ गया। उसमें आ गई बात पे। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी मॉडल्स पे और बहुत सारी चर्चा आज हमें करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्पीक केयरफुली लेस्ट यू फॉल्टर। फॉल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना। स्पीक केयरफुली, सावधानी से बोलिएगा। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन, यानी अभी जो पिछली फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, और इसका आंसर आपको ठीक ठीक करना है। ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया, और ये लेस्ट की वजह से पूछते हैं, और लेस्ट के बाद किसका प्रयोग करना चाहिए, शुड का प्रयोग करना चाहिए। आपको पता भी होगा बहुत सारे बच्चों को। और लेस्ट यहां क्या बताता है, नेगेटिव पर्पस बताता है। क्या बताता है भाई, नेगेटिव पर्पस बताता है। इसका मीनिंग ये होता है कि ठीक से बोलिएगा, कहीं लड़खड़ा नहीं जाए। जैसे रन फास्ट, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यू शुड मिस द ट्रेन, यू शुड मिस द ट्रेन, यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, तेज दौड़िएगा, कहीं आप ट्रेन मिस ना कर दें। लिस्ट के बाद में क्या है, शुड आया है, इसको ठीक से याद कर ले, इतना पर्याप्त है। लिस्ट के बाद में क्या आना चाहिए, शुड आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में इतना ही समझना काफी है, और कई बार पूछा हुआ है, ये आप देख लेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखिएगा 5वां क्वेश्चन, आई विश पीपल नॉट टॉक सो मच में कौन सा मॉडल यूज होना चाहिए। आई विश, आई विश, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो, मैं चाहता हूं कि कोई आदमी ऐसा कुछ करे। आई विश दैट दे शुड कीप क्वाइट फॉर अ वाइल। आई विश दैट नहीं लिखो तो भी ठीक है। आई विश दे शुड कीप क्वाइट फॉर अ वाइल, काश वो थोड़ी देर के लिए शांत रहें। आई विश आई वुड, आई विश दे वुड, दोनों ठीक है। आई विश आई वुड डू दिस, काश मैं ये करता। तो आई विश के बाद आपको किसका प्रयोग करना होता है, शुड का प्रयोग करना होता है। सॉरी, आई वुड, आई विश दे वुड, सॉरी भाई ध्यान रखना, शुड नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड आएगा। ठीक है, आई विश दे वुड कीप क्वाइट फॉर अ वाइल। ठीक है, दोबारा दे लो, कोई कंफ्यूज नहीं हो कोई भी बच्चा। क्या लिखना है, आई विश दे वुड, क्या नहीं लिखना है, शुड नहीं लिखना है। कुड फिर भी सही है, यदि कुड होता तो ठीक था। कुड का प्रयोग भी किया जाता है इस स्थिति में, और किसका प्रयोग किया जाता है, वुड का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन शुड का नहीं करना है। किसका करना है, वुड और कुड का। हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या है, वुड है, हम किसका प्रयोग करेंगे,
वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वुड का और कहां कहां प्रयोग होता है? वुड का, चलो देखते हैं वुड का और कहां कहां प्रयोग होता है। आप बताओ भाई, वुड के प्रयोग और कहां कहां होता है? वुड का कहां कहां प्रयोग होता है? वुड का प्रयोग के पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वुड का प्रयोग किसके लिए होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। ठीक है, वुड का प्रयोग के पास्ट हैबिट के लिए होता है। का प्रयोग किसके लिए होता है? पास्ट हैबिट के लिए होता है। ठीक है, ये दो तो आप लोगों को जरूर याद रखने चाहिए। पास्ट हैबिट का प्रयोग वुड के साथ होता है। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग होता है, जैसे वुड यू, वुड यू, वुड यू हैव ए ठीक, वुड यू हैव ए सैंडविच विद मी, वुड यू हैव ए सैंडविच प्लीज। विद मी नहीं लिखते तो भी कोई बात नहीं है, क्या आप सैंडविच लेंगे? वुड यू हैव ए सैंडविच, या क्या आप मेरे साथ एक सैंडविच लेंगे? ठीक है, तो ये क्या है? वुड है। क्या कर रहे हैं आप उससे? ऑफर कर रहे हैं। वुड यू हैव ए, चलो एक क्वेश्चन और था भाई आप लोग, इसका सही प्रोनाउंसिएशन लिखना आप, इसका SANDWICH। ठीक, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका? याद है आप लोगों को? ये देखा हुआ है पहले? ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लेटर साइलेंट है। कौन सा? डी साइलेंट है। क्या लिखते हैं इसको? सैंडविच। क्या बोलेंगे इसको आप पे? सैंडविच बोलेंगे। एक और देखना, इसको भी पोलाइट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पोलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो वुड यू, ये क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, एक और देखिएगा, वुड यू ओपन द विंडो प्लीज, वुड यू ओपन द विंडो प्लीज। ठीक है, ये भी है। एक और आता है इसमें, ध्यान रखना, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, और उसके बाद फिर आईएनजी फॉर्म आती है। इसमें तो वुड यू ओपन, ठीक है, और एक आता है वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। ये वुड के प्रयोग हैं। वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए भी आता है। ठीक है, ये आप पे देख लेंगे एक बार फिर से वुड का प्रयोग। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। द मनी हैज डिसअपियर्ड, हु हैव टेकन इट। अच्छा सेंटेंस है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई थी, उसमें एक सेंटेंस पूछा हुआ था, द मनी हैज डिसअपियर्ड, पैसा गायब हो चुका है, हु हैव टेकन इट। तो कुड का प्रयोग सीखेंगे आप लोग। एक देखो कुड का कहां है, ये जो इसका सही आंसर कुड है। और कुड के प्रयोग में आपको बताता हूं कैसे है कुड का प्रयोग है। कुड का प्रयोग दो जगह विशेष रूप से होता है। कहां कहां? एक तो एबिलिटी के लिए, एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी के कुड का प्रयोग, और एक पॉसिबिलिटी के लिए एक पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, और एक पोलाइट रिक्वेस्ट, एक किसके लिए भी? पोलाइट रिक्वेस्ट। ये तीन चीजों के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। आप ठीक से समझिएगा, देखिएगा, पॉसिबिलिटी भी कुड में दो तरीके की होती है। पॉसिबिलिटी भी, देखो पहले आप पे एबिलिटी इन पास्ट समझ लो, एबिलिटी इन पास्ट। कुड के प्रयोग समझा रहा हूं आपको एक बार, जैसे व्हेन आई वॉज यंग, ये ध्यान से समझना बेटा, एक कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है। व्हेन आई वॉज यंग, आई डैश 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 रन फास्ट, और आपके पास ऑप्शन है कैन और कुड, कैन और कुड। तो आप क्या लिखेंगे भाई इसमें? आप कुड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कुड? क्योंकि पास्ट का आ गया। व्हेन आई वॉज यंग है तो ये एबिलिटी कि मैं तेज दौड़ सकता था, लेकिन कब की है? पास्ट की एबिलिटी है, इसलिए क्या लिखेंगे? कुड लिखेंगे। आई कुड रन फास्ट। समझ में आ गई बात पे? अब इसमें ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, आपको जब कुड पढ़ाया गया था तब ये बात थी, ये समझ गए होंगे आप इतना।
पॉसिबिलिटी कब होती है इसमें? कुड में पॉसिबिलिटी भी होती है या नहीं होती है? और पॉसिबिलिटी पास्ट की नहीं होती है, पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट और फ्यूचर की एबिलिटी भी कुड बताता है। एक सेंटेंस देखिएगा, टॉम विल, टॉम विल वर्सन। वर्सन का मतलब क्या होता है? खराब हो जाएगा। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान। और स्टॉर्म क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। स्टॉर्म विल, एक में हम विल लिखेंगे और एक में स्टॉर्म विल गेट, STORM, स्टॉर्म विल गेट लिख देते हैं, और वर्सन WORSEN। एक बार समझना भाई इसको। और एक स्टॉर्म कुड गेट वर्सन। ठीक, दोनों सेंटेंस हो गए। इसमें विल जो है ये क्या बता रहा है? सर्टेनिटी बता रहा है कि तूफान जो है वो खराब होगा ही होगा। ठीक है, इसमें क्या है? टॉम कुड गेट वर्सन, वर्स भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कुड गेट, तो इसमें आप लोग क्या कह सकते हैं? इस बात की पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है। तो कुड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है। के लिए किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है। और तीसरा जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, कुड यू ओपन द डोर प्लीज, कुड यू ओपन द डोर प्लीज, कुड यू ओपन द डोर प्लीज। ठीक, ये क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट। अब आप कहोगे सर आपने थोड़ी देर पहले तो लिख दिया वुड यू और अब लिख दिया आपने कुड यू, दोनों में अंतर क्या है? कुड और वुड में, पोलाइट रिक्वेस्ट के मामले में कुड जो है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट, कहीं भी नोट कर लीजिएगा, ये क्या होती है? फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, और ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। ठीक है, यही अंतर होता है दोनों में। तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहां हमें जो लिखना है वो क्या लिखना है? एबिलिटी लिखनी है, द मनी हैज डिसअपियर्ड हु कुड हैव, पैसा गायब हो गया है, उसको कौन ले गया होगा? तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? कुड लिखेंगे, हु कुड हैव टेकन इट। यहां क्या आना चाहिए? कुड आना चाहिए। अब एक सेंटेंस और देखिएगा आप लोग, बड़ा ही अच्छा सेंटेंस हमने लिखने की कोशिश की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द यूज ऑफ कुड? कुड का प्रयोग देखिएगा, पहला सेंटेंस देखिएगा, एक्सट्रीम रेन कुड कॉज द रिवर टू फ्लड द सिटी। एक्सट्रीम रेन, बहुत ज्यादा बरसात जो है वो कॉज द रिवर टू फ्लड, की वजह से रिवर में बाढ़ आ सकता है। रिवर टू फ्लड द सिटी, सिटी को क्या कर सकता है? वो फ्लड कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। यहां कुड का प्रयोग जो हुआ है किसके रूप में हुआ है? पॉसिबिलिटी के रूप में। आगे देखिएगा, रोहित कुड स्पीक इंग्लिश बाय द एज ऑफ 11। रोहित 11 वर्ष की उम्र तक क्या बोल सकता था? जब वो 11 की हुआ तभी क्या बोलता था? इंग्लिश बोलता था। ये पास्ट एबिलिटी बता रहा है। ये कुड का यूज पॉसिबिलिटी का था, ये पास्ट एबिलिटी का। यू कुड सी अ मूवी और गो आउट टू डिनर, आप एक मूवी देख सकते हैं या फिर डिनर के लिए जा सकते हैं। तो ये क्या है? सजेशन है। यहां कुड का प्रयोग जो किया हुआ है किसके रूप में किया हुआ है? सजेशन के रूप में किया हुआ है। इस प्रकार से आपको देखनी चाहिए। मैंने कुड के जो ऊपर प्रयोग बताए उसका एक क्वेश्चन बना के लिखने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। यहां कुड जो है वो क्या है? सजेशन है। कुड आई यूज योर कंप्यूटर टू ईमेल माई बॉस, क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकता हूं अपने बॉस को ईमेल करने के लिए? तो यहां जो कुड है, यहां जो कुड है वो क्या है? ये कुड जो है ये रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट है? फॉर्मल रिक्वेस्ट। क्योंकि कुड का प्रयोग किस प्रकार की रिक्वेस्ट के लिए होता है? फॉर्मल प्रकार की रिक्वेस्ट के लिए। कुड आई यूज योर कंप्यूटर, क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकता हूं? क्या इसके लिए? टू ईमेल माई बॉस, मेरे बॉस को ईमेल करने के लिए। यहां कुड क्या बता रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट बता रहा है। वी कुड गो ऑन द ट्रिप इफ आई डिड नॉट हैव टू वर्क दिस वीकेंड, हम ट्रिप पे जा सकते हैं यदि हमें इस वीकेंड पे काम नहीं करना होता तो।
कंडीशनल सेंटेंस है। इधर क्या आ गया देखो, पास्ट सिंपल आ गया और इधर कुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस कुड यूज हुआ इस सेंटेंस में, ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, हमने कोशिश ये की है कि कुड के सारे प्रयोग आप लोगों को इस एक सेंटेंस में बता दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और इसका आंसर जो है वो क्या है, सारे के सारे सही है, ऑल आर करेक्ट। क्योंकि ये क्वेश्चन ही क्या इसलिए बनाया था, आपको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था। एक बार वापस देखो इसको, कुछ बच्चे कहेंगे सर जल्दी बता दिया। एक्सट्रीम रेन कुड कॉज द रिवर टू फ्लड द सिटी। तेज बाढ़ जो है वो कर सकती है, क्या है, रिवर टू फ्लड, वो उसकी वजह से नदी में बाढ़ आ सकता है, पूरे शहर में फ्लड हो सकता है। ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। ये पास्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है। कुड का प्रयोग प्रेजेंट के सेंस में भी किया जाता है जब ये क्या बताता हो, पॉसिबिलिटी बताता हो। ठीक है, दूसरा क्या है, रोहित कुड स्पीक, ये बता रहा था एबिलिटी इन पास्ट। रोहित 11 साल का हुआ तब से ही अंग्रेजी बोल सकता था। ये आपका क्या बता रहा है, सजेशन। और ये क्या बता रहा है आपका, रिक्वेस्ट कुड आई यूज वाले में, और इसमें क्या बता रहा है, कंडीशनल से। इस तरीके से हमने आज की क्लास में चीजों को ठीक ढंग से सीखने की कोशिश की। आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, तो आप जरूर से जरूर क्या करेंगे, आंसर करेंगे। और अब ये आपकी वीनस वर्ल्ड की बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स, बहुत शानदार बुक्स हैं। यदि कोई भी कैंडिडेट बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाह रहा है, तो सेकंड ग्रेड के लिए चारों बुक्स हैं। इन चारों बुक्स को बहुत अच्छे से कम 3 बार रिवीजन कर ले। ये बुक पहली कौन सी है, ये वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये सेकंड ग्रेड के लिटरेचर को कंप्लीट रूप से कवर करती है। इसमें कंप्लीट थ्योरी है और 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। इंग्लिश की मार्केट में बुक मिल जाएंगी, लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी ऐसे नहीं कि एक लाइन में एक्सप्लेन, अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स डाले हुए हैं। ये ग्रामर की बुक है, में 6000 प्लस क्वेश्चंस है। 6000 प्लस क्वेश्चंस हैं इसमें, ग्रामर के सभी टॉपिक्स कवर करते हैं। तो आप रीड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, हरियाणा टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी, आपके पास ये किताब होनी ही चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। और ये मेथड्स के लिए बुक है, वीनस पेडागोजी। इसमें भी कंप्लीट थ्योरी है, के साथ 750 के आसपास क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। और ये सेकंड ग्रेड के सॉल्व पेपर्स हैं। और ये हमारी फर्स्ट ग्रेड की बुक्स है, में ये बुक सभी बच्चों के पास होनी चाहिए। कौन सी बुक है ये, पीवाईक्यूज है इसमें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो टॉपिक वाइज है, हर क्वेश्चन को ठीक ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपका कंप्लीट रिवीजन अपने आप ही हो जाता है। और ये जो है पोस्ट ग्रेजुएशन पोर्शन की जो बुक सिलेबस आपका, जिसमें वेस्टलैंड है, बर्थडे पार्टी है, क्राई द पीकॉक है, वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज है, थ्योरी भी है, पीवाईक्यूज भी हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें क्वेश्चंस हैं, थ्योरी है, थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी हैं, उनके एक्सप्लेनेशन भी है। और इसी तरीके से ये आपकी मैकबेथ की बुक है, ये एज यू लाइक इट की बुक है, तो आपके पास जरूर होनी चाहिए। जो भी बच्चा इन बुक्स को बाई करना चाहे वो इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। ठीक है, और अब यदि आपको क्लास ठीक लगी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा। पहली बार चैनल पे हो तो पूरा विश्वास है आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, चैनल को नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।